हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि मौसम बदलते हैं, लेकिन क्या आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी भी बदलती है और किस किस तरह से बदलती है। बहुत सारे रूप चेंज करती है, यानी कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बाहर जैसे मौसम परिवर्तन होता है, वैसे ही इसकी इंटरनल साइड भी चेंजेज होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिमनद क्या होता है? समुद्री गुफाएं क्या होती हैं? बालू के टिब्बे क्या होते हैं? लोएस क्या होते हैं? या फिर स्टैक क्या होते हैं? तटीय मेहराब क्या होते हैं? क्या ये जैसे दिख रहे वैसे ही होते हैं? अगर आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लेसन 3, वो भी क्लास 7 का, हमारी बदलती पृथ्वी, अवर चेंजिंग अर्थ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है स्थल मंडलीय प्लेट यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है? पृथ्वी का स्थल मंडल, जो हमारा पूरी पृथ्वी है, वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। उन सब प्लेटों को ही स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और ओशियन प्लेट भी होती हैं, यानी कि महाद्वीप भी हमारा अलग अलग प्लेटों में विभाजित है और महासागर में भी कई सारी प्लेट्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट क्यों घूमती हैं? यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं, हम कह रहे हैं मूवमेंट होती है, तो वो क्यों घूमती है? पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण, मेल्टेड मैग्मा जो होता है, जो पिघला हुआ, उसके कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्सेस किसे कहती हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाले बल को, यानी कि जो इंटरनल साइड जो बल लगता है प्लेट्स के द्वारा डाइवर्जेंट डायरेक्शन में या कन्वर्जेंट डायरेक्शन में, इस तरह से जो बल लगता है उसको अंतर्जनित बल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस किसे कहते हैं? ये इसका अपोजिट होता है एंडोजेनिक का। ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी वोल्केनो क्या है? भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट पर खुला एक ऐसा छिद्र को वेंट बोलते हैं, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। वो अचानक क्यों निकलते हैं? मैग्मा के प्रेशर के कारण। तो यानी कि जो अंदर बल लगता है उसके कारण ये एकदम सडनली बाहर आते हैं। कुछ इस तरह से हमारा वोल्केनो का स्ट्रक्चर होता है। ये मेंटल में है। ये वोल्केनो हमारे मेंटल और क्रस्ट दोनों में होता है। वैसे मेंटल में होता है ज़्यादा, और जब ये प्रेशर लगता है तो इस तरह से ये यहाँ बाहर निकल जाता है। गैसेज होती है, ऐश होती है, यानी कि गैस होती हैं, राख होती हैं, और छोटे ये वो छिद्र है वेंट जिसके थ्रू ये बाहर निकलता है, ये पाइप, इसी को हम वोल्केनो बोलते हैं। ये जो रेड है ये मैग्मा है, बाहर निकलने के बाद हम इसको लावा बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप किसे कहते हैं, यानी अर्थक्वेक। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर पैदा होने वाले वाइब्रेशन को, कंपन को भूकंप कहते हैं। ये देखिए, जो स्कूल के बच्चे उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो बड़े अगर कोई वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके आए थे, जिसकी तीव्रता 6.9 मापी गई थी रिएक्टर स्केल से, और ये बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी इसमें। इस तरह से देखिए सारे बिल्डिंग्स ये इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि 6.9 की तीव्रता से जो भूकंप आता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसमें ज़्यादा नुकसान होता है, जान का भी और माल का भी, यानी कि बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं जो भी अर्थ सरफेस पे होता है। ये एकदम से आने की वजह से इसका अगर हम पहले आइडिया नहीं लगा पाते हैं, इसलिए
तो ये ज़्यादा निराशाजनक स्थिति पैदा करता है। इसमें हम आपको रिकॉर्ड के लिए बता दें, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत भी हुई थी। ये देखिए, भूकंप के 3 दिन बाद तक भी प्रत्येक इंसान के पास खाना और ओढ़ने के लिए चादर वगैरह नहीं पहुंची थी, कंबल, दवाएं, जो कुछ भी है। और भूकंप से फोन लाइनें, जो वाटर पाइपलाइन है, विद्युत है यानी कि जो बिजली के तार हैं या फ़ोन के कनेक्शंस हैं, वो सब बीच में अवरुद्ध हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। और शहर में चारकोल और अंगीठियों के पलटने से बहुत से स्थानों पर आग लग गई थी, जिससे और भी ज़्यादा त्रासदी हुई। राष्ट्रपति ने उसे आपातकालीन स्थिति की घोषणा की थी वहाँ पर, और इसके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की डिमांड की गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान था। तो स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्गम केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। ऑर्गन ऑफ सेस्मिक एनर्जी, यानी कि भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र की परिभाषा क्या है? उद्गम केंद्र के भूसतह पर निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी एपिसेंटर। जहाँ पर पृथ्वी जो इंटरनली मूवमेंट होती है उसके सबसे पास में भूसतह पर, सरफेस पर जो निकटतम स्थान होता है, उसी को हम एपिसेंटर बोलते हैं। इस पिक्चर की हेल्प से देखते हैं, डायग्राम की हेल्प से। ये हमारा मेंटल में सेंटर है, इसको ऑर्गन ऑफ सेस्मिक एनर्जी का सेंटर बोलते हैं, यानी अधिकेंद्र यही है। सॉरी, अधिकेंद्र नहीं, ये भूकंप का केंद्र है। और इसके ठीक जस्ट ऊपर जो सबसे नज़दीक सरफेस पे जो पॉइंट है, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। और इधर ये देखिए, जो अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस है वो चारों साइड मूवमेंट करती हैं, यानी कि पृथ्वी के नीचे पूरी पृथ्वी पर मूवमेंट करती हैं, जितना उसका एरिया होता है, जितनी उसकी स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये हमारी प्लेट्स की बाउंड्री दिखाई गई है। ये यहाँ पर प्लेट की बाउंड्री है, और प्लेट की बाउंड्री से ही कोई भी अर्थक्वेक शुरू होता है, क्योंकि वही सबसे जो नाजुक जगह होती है जहाँ से कोई भी मूवमेंट हो सकती है, वो जहाँ पर जोड़ होता है, प्लेट्स आपस में मिली होती हैं, वहीं पर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भूकंप पता लगाने का सामान्य तरीकों के बारे में बताएं। यानी कि हम नॉर्मली जो लोकल पर्सन होते हैं वो किस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भूकंप आ सकता है या आने वाला है। तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जो समझते हैं जानवरों के व्यवहार को, वो बता सकते हैं कि ये थोड़ा सा अलग व्यवहार कर रहा है, क्योंकि जानवरों में इंसान से ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है किसी भी डेंजर को समझने की। सेकंड है तालाब में मछलियों की उत्तेजना। मछलियों की उत्तेजना से हमें पता चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट हो सकती है और वो महसूस ज़्यादा कर सकती हैं। सांपों का धरातल पर आना, जब सरफेस के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है, सांप सरफेस के अंदर ही रहते हैं, तो उन्हें महसूस हो जाता है, इसलिए वो धरातल पर आ जाते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स की हेल्प से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं भूकंप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप लेखी क्या है? यानी सेस्मोग्राफ। भूकंप मापन यंत्र को सेस्मोग्राफ कहते हैं, यानी कि हम जिससे भूकंप का पता लगाते हैं वो सेस्मोग्राफ या भूकंप लेखी होता है। देखिए, हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये हमारा भूकंप लेखी है, सेस्मोग्राफ। कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। ये पृथ्वी पर लगाया जाता है, इसकी हेल्प से
का पता लगाया जाता है। जब भी अगर भूकंप आता है तो हम थोड़ी सी सावधानी रखकर हम ज़्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं किसी नुकीली चीज़ के पास है, कांच के पास है, तो हमें उस स्थान से हट जाना चाहिए। चिमनी है, जैसे आग वाले स्थान हैं, खिड़की हैं, या फिर कांच वाले जो पिक्चर्स फ्रेम हैं, उनके पास से हमें हट जाना चाहिए। और हमें थोड़े से सेफ जगह पे रहना चाहिए, जैसे कि रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने, यानी जहाँ पर वो कौन सा बनता है, कोने में खड़ा हो जाना चाहिए। ये 1-2 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखकर खुद को थोड़ा सा सेफ रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? रिएक्टर स्केल। इसकी सहायता से हम ये मापते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। जैसे बुर्ज वाले की 6.9 थी, तो इसी तरह। तो ये देखते हैं रिएक्टर स्केल पे अगर 2 पॉइंट अगर भूकंप की तीव्रता है तो वो न के बराबर है। उससे हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है। अगर 5 पॉइंट है तो वस्तुओं के गिरने से स्थिर होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 6 पॉइंट होता है तो वो शक्तिशाली होता है, यानी कि ज़्यादा नुकसान करता है। और 7 पे बहुत ज़्यादा होता है। भुज में 6.9 था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय क्या है, यानी वेदरिंग क्या है? पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी मिट्टी, चट्टान जो भी हैं एक जगह पर पड़ी रहती हैं। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी, यानी कि मौसम चेंज होते रहते हैं। उसके प्रभाव से वो जो सैल है बारीक बारीक होकर बिल्कुल बिखर जाती है और वो मिट्टी में ही मिल जाती है, तो वो अपक्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन, इरोजन कौन सी प्रक्रिया है? वायु, पानी, हवा द्वारा मृदा का क्षय होना, यानी कि ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो वो मिट्टी को या जो रेत है उसको उड़ा ले जाती है, तो वहाँ से अपरदन होता है। पानी है, पानी बहते हुए अपने नीचे से जो पत्थर हैं, मिट्टी है, खनिज लवण है, जो उनको अपने साथ बहा ले जाता है और जो पीछे स्थान है वहाँ से वो कटाव होने से वो अपरदन होता है। निक्षेपण क्या है, यानी डिपोजिशन। अपरदित पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेप होने की प्रक्रिया, यानी कि जमा होने की प्रक्रिया को डिपोजिशन कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे नदियाँ अपने साथ जो बहा कर लाती हैं पहाड़ी एरिया से, जब वो मैदानी एरिया में आती हैं तो पानी बह जाता है और उस जो बहा कर लाती हैं वो नीचे ज़मीन पे जमता जाता है, उसी को निक्षेप बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के पानी के तेज़ बहाव से क्या होता है, यानी कि जब नदी फुल फ्लो में होती है तो उससे हमें क्या नुकसान होता है? जो दृश्य भूमि का अपरदन होता है, इरोजन, यानी कि जो नदी है, वो पानी है, वो मिट्टी को बहा ले जाता है, चाहे उसमें पत्थर है, कंक्रीट है, कुछ भी है, वो अपने साथ उसको बाहर ले जाता है, वहाँ से अपरदन होता है। जो वो मैदानी भागों में आती है, मैदानी भागों में निक्षेपण करती है, यानी कि मैदानी भाग में आने से स्पीड पे असर पड़ता है, कम होती है, और वो जो अपरदित जो पदार्थ हैं उनको नीचे डिपॉजिट करती हुई चलती है, जिससे उर्वरक मिट्टी वहाँ पर जमा हो जाती है, उर्वरा शक्ति जिससे बढ़ती है जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खनिज लवण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रपात, वाटरफॉल क्या होते हैं? नदी द्वारा खड़े डाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े डाल वाली घाटी में गिरने की प्रक्रिया। ये प्रोसेस ज़्यादातर पठारी एरिया में होती है। देखिए वाटरफॉल्स हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर नदी बह रही है और जहाँ पर भी खड़ी डाल आती है वो ऐसे पानी गिरता है और नीचे जो मजबूत चट्टानें होती हैं उन पे ये पानी गिरता है, तो ये जो पानी ऐसे गिर रहा है ये जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्प, मेंढर किसे कहते हैं?
नदी का मैदानी क्षेत्र में बहते हुए बनने वाले मोड़दार मार्ग के यानी स्पीड कम होने से मोड़ जहाँ पर भी रुकावट महसूस होती है वहीं से रास्ता नदी अपना बदल लेती है, जिससे कि मार्ग में मोड़ बन जाते हैं और बड़े मोड़ जो होते हैं उनको विसर्ग कहते हैं। ये देखिए, ये ऐसे घुमावदार रास्तों से जब बह रही नदी, ये जब बड़ा मोड़ आता है तो इन मोड़ों को विसर्ग बोला जाता है।